चलिए शुरुआत करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के साथ। क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? संधारणीय कृषि। इसे पादप व जंतुओं की उत्पादन पद्धतियों की एक एकीकृत प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। और इस एकीकृत प्रणाली में किन आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दीर्घावधि में? सबसे पहले मानव भोजन और रेशे की आवश्यकता। इसके साथ साथ आवश्यकता तो पूरी हो लेकिन जो पर्यावरणीय गुणवत्ता है वो भी बनी रहे। इसके अलावा गैर नवीकरणीय संसाधनों और ऑन फार्म संसाधनों का कुशलतम ढंग से हम इस्तेमाल कर पाए, ताकि जो चीजों का नेचुरल वे से हम मैक्सिमम चीजों को मैनेज कर पाए। कृषि कार्यों को हम आर्थिक तौर पर व्यवहार्य भी रख पाए और इसके साथ किसान और समाज के लिए जीवन की गुणवत्ता में समग्र रूप से वृद्धि कर पाए। अब आप सोचते होंगे कि पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन क्यों जरूरी है। आप देख रहे हो कितनी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की। और जब हम इन ब्रीफ पढ़ते हैं तो हम मोटा मोटा क्या कह देते हैं? ऐसा एग्रीकल्चर जो सस्टेनेबल हो, यानी जो संसाधन है उनको क्षति ना पहुंचाए। अगर इस तरह से हम एग्रीकल्चर मेथड्स इत्यादि को यूज में ला रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। लेकिन जो इसकी डिटेल डेफिनेशन है वो क्या कहती है? इसमें पशुपालन, पादप, एक तो दोनों ये सारे सेक्टर इंक्लूड हैं। अच्छा, जो भी लाभ हो वो दीर्घकालिक हो, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म हो, और उसमें क्या हो? मनुष्य की आवश्यकता भी पूरी हो, किसानों के लिए कृषि करना आर्थिक तौर पर वाइबल भी बना रहे, और उसी के साथ साथ जो संसाधन है वो भी बने रहे, साथ ही जो संसाधन है उनका कुशलतम ढंग से भी इस्तेमाल हो, और अंतिम आउटकम क्या है? किसान, समाज और पर्यावरण सबकी स्थिति में बेहतरीकरण हो। तो ये सारी चीजें हम कहाँ टारगेट करके चलते हैं? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में। अब आप देखोगे ये जो क्यूआरएम है इसमें डायग्राम बहुत है और सिंपल चीजें हैं। संधारणीय कृषि का महत्व क्या है? अगर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है मतलब ऐसा एग्रीकल्चर जो किसानों के लिए भी अच्छा है, समाज के लिए भी अच्छा और पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, तो लाभ क्या होगा? तीनों को लाभ होगा। सबसे पहला तो यही है, मृदा का पुनरुद्धार होगा, क्योंकि ऐसा एग्रीकल्चर करके हम मृदा को कोई क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं। जल संरक्षण हम कर रहे हैं, बीज संग्रहण, संरक्षण इत्यादि होगा, क्योंकि हम सारे सस्टेनेबल मेथड्स को यूज कर रहे हैं। कृषि प्रथाएं बेहतर होंगी और कीट नियंत्रण हम अच्छे ढंग से कर पाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? कीट नियंत्रण का एक तरीका है जो काफी फेमस है। चलिए थोड़े समय बाद देखते हैं, अभी इंतजार कीजिए आप लोग, ठीक है? तो ये सारी चीजें अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, यही नहीं, ये तो सिर्फ 5-6 चीजें दिखाई गई हैं। सारी चीजें जो हमने डेफिनेशन में पढ़ी थी कि किसानों का भी कल्याण होगा, क्योंकि हम यहाँ ये भी कह रहे हैं
कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ ये नहीं कि किसानों के लिए घाटे का काम हो जाए। ध्यान रखना, हमने क्या कहा है कि आर्थिक तौर पर व्यवहार्य भी उनके लिए हो, तो हर एंगल पर लाभ होगा। तो ये महत्व बताए गए हैं। क्यों जरूरी है संधारणीय कृषि पद्धतियां? अब इतने डिटेल में फैक्ट यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, बस आइडिया आपको होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में बड़ा हिस्सा पशुधन का है। ठीक है, विश्व की लगभग 50% जो भूमि है, कृषि भूमि को हमने चेंज कर दिया है ना, अलग अलग एक्टिविटीज में हम उसे यूज कर रहे हैं। कीटनाशकों का इस्तेमाल 26 गुना बढ़ चुका है। प्रवाहित जल, नदी जल लगभग 48% दूषित हो चुका है। तो ये सारे कारण हैं जिसके लिए अब जरूरत हो गई है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करें। असंधारणीय तरह की जो कृषि पद्धतियां हैं उसके चलते मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है और इस दर से 2050 तक 120 मिलियन हेक्टेयर प्राकृतिक आवास कृषि भूमि में परिवर्तित हो जाएंगे। जो नेचुरल हैबिटेट्स है ना, उनको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एग्रीकल्चर लैंड में। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये क्या बना रही हैं कि एग्रीकल्चर को अनसस्टेनेबल बना रही हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की अब बात करें। अच्छा, यहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को लेकर कुछ थ्योरीज दी हैं। सिंपली वो है, क्या क्या है? संसाधनों की उपयोग दक्षता में सुधार करना, कि एग्रीकल्चर में जो भी हम चीज यूज कर रहे हैं हम इंश्योर करें कि वो ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव वे से यूज हो। ग्रामीण जीवन शैली और सामाजिक कल्याण की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उसमें सुधार करना। उत्तरदायी और प्रभावी शासन तंत्र। ये शासन तंत्र कहाँ से आ गया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में? एक्चुअली बहुत सारी पॉलिसी हैं जो कौन बनाता है? शासन तंत्र। अगर आप अनियंत्रित ढंग से सब्सिडी दोगे, जैसे कि एग्रीकल्चर को लेकर इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, तो प्रभाव क्या होगा कि जल स्तर अत्यधिक गिरेगा। अगर आप अनियंत्रित तौर पर फर्टिलाइजर सब्सिडी दोगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि कुछ ही फर्टिलाइजर्स बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर शासन भी जरूरी है। प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार के लिए जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। लोगों, समुदायों और पारितंत्र इनके बीच जो रेजिलियंस है वो क्रिएट की जाए। तो मोटा मोटा FOA के जो सिद्धांत है, आपने क्या समझा? लोग, समुदाय, कृषक उनसे भी जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन से भी जुड़े हुए हैं, प्राकृतिक संसाधनों का रक्षण परिरक्षण उनसे भी जुड़े हुए हैं। तो तीनों डायरेक्शन में ये थ्योरीज, सिद्धांत काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, कृषि उत्पादन पद्धतियां और पशुपालन उत्पादन कुछ पद्धतियों की बात की है। जैसे कृषि में हम क्या कर सकते हैं? संधारणीय बनाने के लिए फसलों और संवर्धन तौर तरीकों का हम विविधीकरण कर दें। मतलब एक ही फसल नहीं बल्कि हम फसल विविधीकरण करें, मिट्टी की गुणवत्ता का प्रबंधन करें, मानव संसाधन का जो है कुशल उपयोग करें, या जो अन्य सामग्री है उसका कुशल प्रयोग कर पाए, और किसानों के लक्ष्य, जीवन शैली से संबंधित चयनों पर विचार करना कि वो क्या, किस तरह की जीवन शैली सब चाह रहे हैं। इन सारे ऑप्शन, मतलब ये सारे काम हम किसके फ्रंट पर कर सकते हैं? एग्रीकल्चर। अब पशुपालन के फ्रंट पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, खेती में पशुधन को शामिल करते समय प्रबंधन योजना। दूसरा, पशु चयन, कृषि क्षमताओं और बाधाओं को ध्यान रखना। पशु पोषण, जिसमें खाद्य गुणवत्ता और समय समय पर पशु निगरानी शामिल है। पशुओं के प्रदर्शन में सुधार के लिए आनुवांशिक जो तरीके हैं उनका सहारा लेना, और संधारणीय पशुधन उत्पादन के लिए पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो अगर हम इन चीजों पर ध्यान दें तो फाइनल क्या होगा कि पशु उत्पादन जो है वो भी हमारा सस्टेनेबल होगा। अब ये जो ऊपर वाले 2 पॉइंट है ना, ये बड़े जरूरी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो डिसीजन लिया जाता है पशुपालन का, उसके पीछे कोई साइंटिफिक ज्यादा लॉजिक नहीं होता कि कैसे चीजें मैनेज होंगी, कहाँ से क्या इफेक्टिवली हम कर सकते हैं। उसी को ये डील कर रहा है कि किस तरह के पशुओं का चयन करना है, कृषि की क्षमताएं क्या है, क्या चैलेंज है, सबको कंसिडर करना, और उसके बाद जो है पशुओं का चयन करना। अब ये जो पार्ट है ये इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सामान्यतः बनते रहते हैं और आपको पता भी है, तो फटाफट इंटरेक्टिव वे से हम इसे डील कर लेंगे। तो सबसे पहले संधारणीय कृषि पद्धतियों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मल्चिंग की। तो मल्चिंग क्या है? मृदा की जो परत है उसको हम कवर कर देते हैं ऊपर से, इसी को हम क्या कहते हैं?
मल्चिंग कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं ये कहूं कि क्या प्लास्टिक से कवर करना भी मल्चिंग में आएगा, देखा तो सभी फेल हो गए। ध्यान देना, मल्चिंग का मतलब सिर्फ कवर करना है। मल्च जैविक या कार्बनिक, जैसे घास हो गई, पुआल, वृक्षों की छाल, इन सब से भी हो सकता है। पत्थर, ईंट, प्लास्टिक से भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ना है। मल्चिंग का अब लाभ क्या है, अब आप लोग मुझे फटाफट बताएंगे। मल्चिंग क्या करता है? पहला, मृदा की नमी को बचा के रखता है। दूसरा, अपरदन को, बिल्कुल सही, अपरदन को रोकता है। खरपतवार के विकास को रोकता है, क्योंकि जहां वृक्ष है उनकी बिल्कुल उस वहां मल्चिंग नहीं करते, बल्कि साइड बाय वाले एरिया में करते हैं, जिससे कि खरपतवार का विकास ना हो पाए। तो यही देखिए, मृदा को अपरदन से बचाता है। लवणता को कैसे प्रभावित करेगा अभी मैं बताती हूं। यह नमी को बनाए रखता है, बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, तो आप देखोगे। और भारी वर्षा से होने वाले कॉम्पैक्शन, जब भारी वर्षा होती है तो देखोगे कुछ क्षेत्रों से बहकर चलकर मृदा कुछ क्षेत्रों में इकट्ठी हो गई है ना, कई जगह पर काफी कॉम्पैक्शन हो जाता है। कॉम्पैक्शन क्यों हानिकारक है? जितना कॉम्पैक्शन होता है, मृदा वातन प्रभावित हो जाते हैं ना, मृदा में जो है वायु नहीं जा पाती, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट कर देता है। तो अगर मल्चिंग है तो मृदा बहकर जाएगी नहीं, एक जगह पर कॉम्पैक्शन होगा ही नहीं, तो ये भी इसका बेनिफिट है। मृदा का तापमान भी सही से मेंटेन रखती है और साथ ही खरपतवार की वृद्धि को भी रोकती है। तो ये सारे हैं मल्चिंग के बेनिफिट। अब किसी ने कहा था लवणता, अब मुझे बताएंगे आपने लवणता को रिलेट कैसे किया? किसको? बिल्कुल बिल्कुल, ये सही है। एक्चुअल में जहां पर आप देखोगे कि जब अत्यधिक सिंचाई होती है और उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस होती है, तो फाइनल आउटकम क्या होता है कि लवण की एक लेयर बच जाती है ना, जहां पर मल्चिंग होगी वहां से वाष्पीकरण कम होगा मृदा से जल का, और जो फिर जो है लवणता कम रहेगी। अच्छा, खरपतवार की वृद्धि को रोकने के पीछे एक तो वैसे भी ग्रोथ को रोक देता है, ऊपर लेयर है, प्लस सनलाइट नहीं होती ना यहाँ पर, तो उसके चलते भी खरपतवार का विकास कम हो जाता है। चलिए, दूसरी टर्म शून्य जुताई, या जिसे जीरो टिलेज के नाम से हम जानते हैं। क्या है ये जीरो टिलेज? बिल्कुल, बिना जुताई के खेती करने को हम जीरो टिलेज या फिर शून्य जुताई कहते हैं। यही लिखा हुआ है। जुताई की वह प्रक्रिया, फसल के बीजों को भूमि में जुताई के बिना, जो पूर्ववर्ती फसल के बाद भूमि बची हुई है, बिना फेर बदल किए सीधा ड्रिलर के माध्यम से हम बीज बो देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? जीरो टिलेज। अब इसका लाभ क्या है? सबसे पहले तो आपने जुताई नहीं की, लागत कम हो गई। जुताई के लिए जो ईंधन इस्तेमाल होता वो ईंधन बच गया, तो इससे भी कार्बन कम उत्सर्जित हुई। ठीक है, मृदा में नमी बनी रहती है, पोषक तत्व मृदा में ज्यादा लंबे समय तक बने रहते हैं। बिल्कुल ऐसी मृदा, जुताई रहित मृदा कार्बन सिंक का काम भी करती है। ठीक है, इसके अलावा खरपतवार भी यहां पर कम विकसित हो पाते हैं। अच्छा, जुताई अगर कर दी जाती तो मृदा का क्षरण, अपरदन भी आसानी से हो जाता है, ये इस चीज को भी रोकता है। तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो जीरो टिलेज का फॉर्मूला है एग्रीकल्चर में, वो एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाता है। देखो, दो तरह के आपने देखा होगा, ट्रैक्टर देखा है तो दो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट पीछे लगते हैं, एक जुताई के लिए और एक बीज बोने के लिए। तो जो बीज तो मशीन के माध्यम से बोए जाएंगे, जो थोड़ी गहराई में जितना होना चाहिए वहां पर फिक्स करेंगे। लेकिन पहले आपने देखा एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करते हो तो कि 2-3 बार खेत की जुताई, मिट्टी को ऊपर नीचे करना, वो सब यहाँ पर नहीं होगा। बाकी तो एक बार तो खेत थोड़ा सा इफेक्ट होगा, क्योंकि ड्रिलर मशीन के माध्यम से ही वहां पर बीज बोया जाएगा। बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा कि वो कार्बन को कैप्चर करके रखता। अगर बहुत ज्यादा जुताई होती, वो जो वेस्ट सब उसने होल्ड करके रखा था, अपशिष्ट, वो ऊपर आता तो उसका अपघटन होता। तो उन चीजों को भी वो मेंटेन करके रखता है। देखो, वेस्ट तो होता ही है ना, जो मृदा की उर्वरता को बनाता है। हम ह्यूमस की बात करते हैं। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस सुना होगा ना, मृदा में जिसे पोषक तत्व माना जाता है।
जो बिना अपघटित हुए पदार्थ बचते हैं वही तो ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और वहीं से धीरे धीरे पोषक तत्व रिलीज होते हैं जो आगे पौधों के द्वारा विकास हेतु इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो वो जो वेस्ट है वो पौधों के लिए पोषक तत्वों का काम कर सकता है। ठीक है। कृषि पारिस्थितिकी, ये बड़ी ब्रॉडर टर्म है, ये कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। कृषि पारिस्थितिकी क्या है? देखिए, ये एक समन्वित दृष्टिकोण है जिसमें खाद्य और कृषि प्रणालियों के सिद्धांत और साथ ही पारिस्थितिकी की जो अवधारणाएं हैं उनको एक साथ लागू करना। मतलब एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट कंसर्न को जब हम एक साथ लागू करते हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं? कृषि पारिस्थितिकी की बात करते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल हो सकता है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि जिसमें हम एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, ताकि इकोलॉजी हमारी सस्टेन करे, दोनों चीजों को साथ लेकर चलते हैं। अब इसमें सिद्धांत वही है, पशुपालन, ज्ञान बांटना, विविधीकरण करना, सकारात्मक रूप से परिस्थिति के साथ एकीकरण करना, पुनर्चक्रण करना, जैव विविधता को बनाए रखना, है ना, सामाजिक भागीदारी, प्राकृतिक संसाधन बनाए रखना, ये सारी चीजें होंगी जब एग्रीकल्चर के साथ, तभी हमारा एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रहेगा। तो इसमें सारी चीजें सिंपल हैं। जैविक खेती क्या है? अभी तक जो इंपॉर्टेंट टर्म थी उसमें जीरो टिलेज था और मल्चिंग था। अब जैविक खेती क्या है? देखो, इसकी सिंपली जो डेफिनेशन दी गई है ना, ये फसाई के द्वारा दी गई है और ये हमारे यहाँ सबसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। तो एक एक चीज को अंडरलाइन करेंगे। जैविक कृषि जो बाहरी सिंथेटिक इनपुट्स होती हैं उनके उपयोग के बिना कृषि पारितंत्र को सृजित करना, ठीक है, और प्रबंधित करने की एक प्रणाली है। मतलब सबसे पहले इसमें सिंथेटिक इनपुट्स का इस्तेमाल नहीं करते। अब वो सिंथेटिक इनपुट्स में क्या क्या आते हैं? रसायन हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, कीटनाशक हो गए, बहुत सारे कामों में संश्लेषित हार्मोन्स भी यूज किए जाते हैं, और अनुवांशिक रूप से जो संशोधित जीव, अगर हम इनमें से कुछ को भी यूज ना करें तो इन सारे को अंडरलाइन, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन जो है वो जैविक कृषि में नहीं शामिल होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए। जनरली हम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड सब की बात करते हैं, बट उसके अलावा जो है इस तरह के संश्लेषित हार्मोन्स और अनुवांशिक रूप से जो संशोधित जीव हैं कुछ इसमें इंक्लूड नहीं होता। अच्छा, इसका सिद्धांत क्या है जैविक कृषि का? जैव विविधता को बनाए रखना, ये है ना, जैव विविधता को बनाए रखना, मृदा की उर्वरकता को लंबे समय तक बनाए रखना, पुनर्चक्रण पर ध्यान देना, पशुओं का बेहतर स्वास्थ्य और उनकी उत्पादकता को बनाना, ठीक है, उत्पादों के महत्वपूर्ण गुण जो है उसको बनाए रखना, और नवीकरणीय संसाधनों को अपनाना। सारी सिंपल चीजें हैं। अच्छा, जो दो चीजें अब यहाँ पर समझने की हैं उन पर ध्यान देना जी। अच्छा, कोई बताएगा कि क्या इसमें हाई यील्ड वैरायटी के बीज आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? अच्छा, मुझे एक चीज आप लोगों से जाननी है कि जो हाई यील्डिंग वैरायटीज हैं क्या वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं? पहले तो दो चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब है कि हमने जो है, हाँ, उसमें इस तरह का मतलब सब कैलकुलेशन हुआ है कि उनका उत्पादकता बढ़ गई है। हम्म, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन क्या था? हाँ, कोई कुछ बताना चाहेगा कि इसमें आएंगे या नहीं जैविक खेती में? देखो, मुझे लगता है कि हाई यील्ड को लेकर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ बीज हैं जो उच्च उत्पादकता दे रहे हैं, और उच्च उत्पादकता वाले जीवों जो बीज हैं उनका एज सच कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। समझो, इसमें तो बस ये है कि जो हम एग्रीकल्चर को या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो आर्टिफिशियल वे से और सारी चीजें कर रहे हैं ना, उनको ना करें, ताकि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली भी रहे और किसी भी तरह की नेगेटिव सब्सटेंस, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनका इफेक्ट ह्यूमन लाइफ तक भी ना पहुंचे। बाकी अगर किसी को कुछ और क्लियर पता है तो बता सकते हैं। आगे बढ़े। इसमें जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बस वो ये ध्यान रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, ये कंज्यूमर्स को कैसे पता चलेगा?
लेबलिंग और सर्टिफिकेशन के द्वारा। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एरिया बनता है कि हमारे यहाँ इसको लेकर 2 स्कीम है जो किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होने का दर्जा देती हैं। कौन कौन सी स्कीम है? एक तो है नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एनपीओपी, और दूसरा क्या है? पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम फॉर इंडिया। दोनों में डिफरेंस क्या है? हाँ, इसमें क्या है ना, किसान आपस में मिलकर सहयोग करते हैं और खुद ही वो ये दर्जा देते हैं कि सर्टिफिकेशन करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ऑर्गेनिक है। लेकिन ये स्कीम ज्यादा ऑथेंटिक है। क्यों? क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है। थर्ड पार्टी मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं है, वो चेक करती है कि आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है या नहीं, और उसके बाद आपको ऑर्गेनिक होने का सर्टिफिकेशन मिलता है। दूसरा, दोनों में डिफरेंस ये भी है कि ये कृषि मंत्रालय के तहत है और ऊपर वाले किसके तहत है? उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय जो है उसमें अपेडा के तहत ये स्कीम इंप्लीमेंट की गई है। ठीक है, तो दोनों में अंतर समझ पा रहे हो? ज्यादा ऑथेंटिक कौन सी है? एनपीओपी, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी रिव्यू को इंक्लूड किया गया है। ज्यादा महंगा कौन सा सर्टिफिकेशन होगा? ऊपर वाला, क्योंकि उसमें ज्यादा प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव भी ऊपर वाला ही है। इसमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं बल्कि प्रोडक्शन के बाद पैकेजिंग, लेबलिंग, हर लेवल को इंक्लूड करता है। नीचे वाला सिर्फ किसान ये कहते हैं कि हमारे लेवल पर जब हमने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है तब वो ऑर्गेनिक है, उसके बाद वाले चरणों की यहाँ पर गारंटी नहीं होती है। तो वैश्विक स्तर पर भी जिस ऑर्गेनिक लेबलिंग को भारत के यहाँ से स्वीकार किया जाता है मैक्सिमम, वो कौन सी है? इसके तहत जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो। तो आप लोग खरीदेंगे तो कौन से सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट खरीदेंगे? एक्चुअली कंपैरेटिवली वो ज्यादा ऑथेंटिक है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अच्छा, किसी को इंफॉर्मेशन है कि ऐसा कुछ कंपाइलेशन हो गया है? ओके, ठीक है, मैं चेक करती हूँ। अगर आप लोगों को भी किसी को कुछ मिले तो मुझे बताना। ठीक है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती, बेसिकली मैक्सिमम जो है प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि कोई भी चीज बाहर से ना लेनी पड़े और उसमें धन का व्यय ना हो। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? जीरो बजट। की बजटीय कोई भी खर्च इसमें ना हो। आसपास जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे केचुए हो गए, गोबर हो गया, मलमूत्र हो गया, ये सारी गुड़ हो गया, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं, नीम के पत्ते हो गए, इस तरह की जो सब्सटेंसेस हैं उनको यूज किया जाता है। नेचुरल जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के 4 सिद्धांत हैं। बीजामृत, इसमें क्या है कि सबसे पहले बीज की कोटिंग की जाती है ताकि वो किसी भी तरह के नुकसान से बच पाए। इसमें क्या करते हैं? गोमूत्र हो गया, गोबर हो गया, नीम के पत्ते हो गए, ठीक है, इस तरह की चीजों से बीज को कोट किया जाता है ताकि वो किसी भी हानि से बच पाए। दूसरा क्या है? जीवामृतम। इसमें मृदा को ही तैयार इस ढंग से किया जाता है कि मृदा में सूक्ष्म जीव गतिविधियों को बढ़ाकर उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। इसमें क्या यूज होता है? फिर से गाय का गोबर, गोमूत्र, गुड़ भी यूज होता है, दाल का आटा भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर यूज होती हैं। तो पहले बीज को तैयार कर रहे हैं, मृदा को तैयार करें। तीसरे स्टेज पे क्या है? मल्चिंग, जो अभी बताया था, फसल अवशेष इत्यादि से कवर कर देना ताकि पोषक तत्वों की हानि ना हो, आर्द्रता बनी रहे। और चौथा क्या है? वापसा, यानी मृदा में वातन बना रहे, है ना, मृदा में जो है वायु बनी रहे, क्योंकि वो भी जरूरी है। तो इन 4 चीजों पर यहाँ पर फोकस किया जाता है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में। गहन कृषि पद्धतियां क्या हैं? जब छोटे से क्षेत्र में अत्यधिक कैपिटल, श्रम का इस्तेमाल करके, अत्यधिक पूंजी और श्रम का इस्तेमाल करके अधिक से अधिक उत्पादकता प्राप्त करने की कोशिश हो तो इसे क्या कहा जाता है? गहन कृषि पद्धतियां। यहां पर जिन गहन कृषि पद्धतियों की बात की गई है वो इस ढंग से की गई है कि जिसमें जो हमारा परंपरागत तरीका है, जिसमें जितना जरूरी है उतना हम क्या, जो फर्टिलाइजर सब चीजें हैं वो भी यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ ही जो है कुछ जैविक तरीकों को भी हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे ताकि कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर को हम सस्टेनेबल बना पाए। तो ये जो गहन कृषि पद्धतियां हैं इसमें दोनों तरह के तरीकों को इंक्लूड किया गया है। जैसे सबसे पहले क्या है? चारागाह कृषि। चारागाह भी बना हुआ है और साथ साथ कृषि फसल भी प्राप्त कर ली, है ना। तो वो जो वहां पर घास है वो वहां पर मल्चिंग का काम कर देगी, कुछ इस तरह का आइडिया है। अच्छा, जैव गहन कृषि क्या है?
इसमें क्या है कि जो आप इनपुट यूज कर रहे हो उससे से अधिक प्रोडक्शन प्राप्त करना। संसाधन दक्षता आप इसे एक फ्रेज में कह सकते हो कि प्रति इकाई क्षेत्र, ऊर्जा, जल सबका इस्तेमाल करके अधिकतम प्रोडक्शन प्राप्त करना, मतलब रिसोर्स एफिशिएंसी पर बल देना। कृषि वानिकी पता है, एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री दोनों साथ हो वो क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री। अंतर फसलीकरण क्या है, इंटरक्रॉपिंग। उपज में वृद्धि की जा सकती है, आगतों को कम किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, एक फसली कृषि के लिए अनुकूलित खेती के उपकरणों पर निर्भर रहने वाले किसानों को चुनौतियां बड़ी हैं। तो इंटरक्रॉपिंग है क्या, कोई बताएगा? एक साथ एक से अधिक फसलों को उगाना क्या कहलाता है, इंटर क्रॉपिंग। इसका फायदा क्या कहता है कि पोषक तत्व भी दक्ष ढंग से इस्तेमाल हो पाते हैं, क्योंकि अलग अलग फसल के लिए अलग अलग तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर एक खेत में एक ही साथ आप लंबे समय तक एक ही फसल की खेती करते रहो तो कुछ विशेष तरह के पोषक तत्वों की उस मृदा में कमी आ जाती है। हाँ बिल्कुल, तो ये सारे इश्यू यहां पर रिजॉल्व हो सकते हैं। वर्टिकल फार्मिंग क्या है, ऊर्ध्वाधर, हाँ बिल्कुल, तो वो सारे तरीके इसमें आते हैं। स्थायी कृषि क्या है, जिसे हम परमाकल्चर भी कहते हैं। किसी भी लैंड पीस को एक होलिस्टिक मैनर से मैनेज करना, जिसमें होलिस्टिक मैनर में आप देखोगे प्लांट्स भी आ गए, एनिमल भी आ गए। फाइनल आउटकम क्या है कि एग्रीकल्चर सस्टेनेबल बना रहे। ऐसी प्रैक्टिसेस को फॉलो ना करना कि आज तो आप एग्रीकल्चर कर पा रहे हो बट वो एग्रीकल्चर परमानेंट ना रह पाए। तो यही है स्थायी कृषि या परमाकल्चर, भूदृश्य लोगों के मध्य सामंजस्यपूर्ण एकीकरण को विकसित करने वाला अभिनव ढांचा है। भोजन, ऊर्जा, आश्रय, अन्य आवश्यकताएं सबकी पूर्ति पर ध्यान देना। तो महत्व क्या है इसमें, अगर हम इस तरह से एग्रीकल्चर कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसको एकदम होलिस्टिक मैनर से डील कर रहे हैं, एनवायरनमेंट पर कम से कम नुकसान पहुंचे, लॉन्ग लास्टिंग एक्टिविटी रहे, तो ये पर्यावरण के अनुकूल होगी। सिंपल सी बात है। वैश्विक तापन में कमी करेगी। जो परंपरागत पद्धतियां हैं उनको यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आय सुरक्षा में जो है यहाँ पर हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि इसमें सारी टेक्निक्स ऐसी हैं। पर्यावरण का अनुकूलन कैसे होगा, अगर हम परमानेंट एग्रीकल्चर की बात करें तो सीधी बात है कि रासायनिक और कीटनाशकों का उपयोग हम तुलनात्मक रूप से कम करेंगे। अच्छा, वैश्विक तापन में कमी कैसे होगी, अगर हम इन सब चीजों का इस्तेमाल कम कर रहे हैं और एग्रीकल्चर को सस्टेन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें तो अपने आप ही इंक्लूड है ना कि CO2 का उत्सर्जन कम होगा। पारंपरिक पद्धतियों को बढ़ावा, इसमें क्या है, परंपरागत ज्ञान और तकनीक दोनों को हमें मिक्स करते हुए चलना है ताकि हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी बनी रहे। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं कि जो परंपरागत बीज है या किस्में हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सबके चलते जो हमारा परंपरागत जैव विविधता का बेस है कृषि को लेकर, उसका नाश हो रहा है। तो उसको हम मेंटेन कर पाएंगे। आय में सुधार कैसे होगा, क्योंकि इसमें हम मोनोकल्चर यानी एक ही तरह की फसल की बजाय जो है पॉलीकल्चर, बहुफसली कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसका लाभ क्या होगा कि एक ही फसल को अगर कोई भी नुकसान होता है तो कृषक की स्थिति खराब हो जाएगी। बहुफसल है तो कहीं ना कहीं कोई भी क्षति हुई कीट से, किसी से भी, तो कोई फसल बच जाती जो कंपैरेटिवली वो बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो यही सारे सिंपल पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है। ऊर्ध्वाधर जो कृषि प्रणाली है उनके बारे में डिटेल में बताया गया। लाभ हानियां बाद में देखेंगे, पहले पद्धतियां देखते हैं। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, बिना मृदा के जब जल से ही हम क्या करने की कोशिश करें, खाद्य पदार्थ उगाने की कोशिश करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोपोनिक। तो यह मृदा के बिना खनिज पोषक तत्वों के घोल का उपयोग करके खाद्य पदार्थ उगाने की एक विधि है। अब इसमें आप देखो मृदा की आवश्यकता कम हो जाएगी। तो अभी हम बात करते हैं ना कि जो भूमि है सीमित है, मांग बढ़ रही है, तो उस प्रॉब्लम को ये सोल्व कर सकती है। एरोपोनिक्स तक हम बढ़ गए कि अब तो हमें जल की भी आवश्यकता नहीं है। हवा में हम खनिज युक्त जल का छिड़काव करेंगे या जो वहां पर धुंध इत्यादि है वहां से मृदा जो है पादप पोषक तत्व ले लेंगे और उनका विकास हो जाएगा। ये क्या है, एरोपोनिक्स। और आज के समय जो सबसे अधिक चर्चा में है वो है एक्वापोनिक। एक्वापोनिक कैसे काम करता है, ये
दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक टैंक में मछलियां रखी, मछलियों का अपशिष्ट, इसमें अमोनिया और कोई हानिकारक पदार्थ होते हैं जो मछलियों के लिए अच्छे नहीं है। ये हानिकारक पदार्थ या ये जो अमोनिया है वो पादपों के लिए पोषक तत्वों का काम करता है। ठीक है, तो पादप क्या करते हैं, यहाँ पर सूक्ष्म जीव गतिविधियां होती हैं। अमोनिया को किसमें अंततः, साइकिल पढ़ा था ना, नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। तो ये जो कुछ विषाक्त पदार्थ थे या जो इस तरह के बेसिकली अमोनिया इत्यादि था जो फिशरीज के लिए अच्छा नहीं है, उनको यहाँ पर कैप्चर कर लिया जाता है और जल को कंपैरेटिवली शुद्ध अवस्था में जिसमें अच्छी ऑक्सीजन होती है फिर से मछलियों तक भेज दिया जाता है। तो इनका जो अपशिष्ट है वो इनके लिए पोषक तत्व बन रहा है और इनके लिए अपशिष्ट को, इनके द्वारा अपशिष्ट को यहाँ ग्रहण कर लिया जाता है और स्वच्छ जल फिर से नीचे भेज दिया जाता है। तो जहां पर बेसिकली पादप विकास और मछलियां एक साथ हो, एक इंटीग्रेटेड सिस्टम में हो जिससे कि एक दूसरे से वो लाभान्वित हो, इस व्यवस्था को हम एक्वापोनिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी पद्धतियां, अब इनका लाभ बता पाएंगे आप मुझे? वर्टिकल फार्मिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है कि मृदा की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। अच्छा, दूसरा, ये छोटे छोटे शहर हर छोटी छोटी जगह पर हो जाता है। तो अगर शहर में लोग इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी खाद्य आवश्यकता का कुछ हिस्सा पूरा कर पा रहे हैं तो खाद्य को इधर से उधर भेजने में जो ट्रांसपोर्टेशन था कम होगा, CO2 उत्सर्जन कम होगा। अच्छा, इसके अलावा इसमें मृदा की आवश्यकता नहीं है, उत्पादकता इसमें अधिक होती है, ज्यादा कीटनाशक इत्यादि, क्योंकि मुख्यतः लोग इसको जैविक कृषि के रूप में ही करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं होती। शहरी क्षेत्रों में जहां हर तरह जगह कंक्रीट संरचना है तो ये हरियाली का काम करते हैं, बट कुछ हानियां भी हैं। आप देखोगे कि बहुत ज्यादा ये जो वर्टिकल फार्मिंग है ये आर्टिफिशियल लाइट पर डिपेंड करती है जो कि उल्टा फिर CO2 का एमिशन बढ़ा देती है। इसके अलावा जो जल इस्तेमाल कर रहे हैं छतों पर सब उगाने के लिए, वर्टिकल फार्मिंग करने के लिए कहां से आ रहा है जल, वो MCD जो पीने योग्य जल है उसी का इन कार्यों हेतु इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इसके द्वारा इमारत जो है उनके आसपास बहुत सारा अवशेष कचरा इत्यादि भी जो है चला जाता है। और एक और है कि लोग इसे कर रहे हैं बट करने का जो सही तरीका है वो लोगों को नहीं पता है, तो जो एक कुशल कार्यबल है उसकी भी कमी देखने को मिलती है। जो मैं कीट को लेकर टर्म यूज करना चाह रही थी वो थी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या है कि इसमें सिंपल सा इसका अर्थ है कि हम सीधा रसायनों पर नहीं जाएंगे, कीटनाशकों पर नहीं जाएंगे, बल्कि पहले जो प्राकृतिक या हर तरह के तरीके हैं सबका इस्तेमाल करके कीटों का प्रबंधन करने की कोशिश करेंगे। अब वो तरीके कौन कौन से हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जैविक नियंत्रण भी हो सकता है, हमने फसलों में हेरफेर कर दी, सिंचाई का समय बदल दिया, कुछ ऐसी किस्में लगाई कि जिससे नेचुरली ही जो कीट हैं वो मैनेज हो पाए। जब नहीं हो पाते तो ऐसा नहीं, अच्छा मैं पूछूं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में क्या हम पेस्टिसाइड्स वगैरह रसायन वगैरह का बिल्कुल यूज नहीं करते? करते हैं, लेकिन लास्ट चरण में जब किसी अन्य तरीके से काम नहीं चल रहा तब इनकी तरफ हम जाएंगे। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। हाँ, अभी देखिए यहां से समझ में आएगा कि जितने सारे तरीके हैं कीट प्रबंधन के फसलों को लेकर सबको हमें एक साथ इस्तेमाल करना है। जो उपयुक्त है उसमें से हम उसका चयन करेंगे, जिसमें प्राकृतिक तरीके, जैविक तरीके, ठीक है, और जो रसायन तरीके हैं कोई भी हो सकता है, बट रसायन पर हमारी निर्भरता कम होगी और अंत में होगी। पहले कौन से तरीके? जैविक नियंत्रण। इसमें क्या हो सकता है, कुछ कीट हैं जो आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं, है ना, परजीविता दिखाते हैं, एक दूसरे का परभक्षी बन जाता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि फसल में अगर एक कीट बहुत ज्यादा विस्तारित हो रहा है तो कुछ उसका विरोधी लेकर आए ताकि उसकी संख्या को नियंत्रित किया जा सके। नेचुरल तरीका हो गया। दूसरा, कृषि कार्यगत नियंत्रण। अब कृषि में भी एक्टिविटीज हम इस ढंग से करते हैं, कई बार वो कीट जो है उनको बढ़ा देती है। लाइक कई बार आप देखोगे कि आपने गलत समय पर सिंचाई कर दी, है ना, तो उससे भी क्या हो सकता है कि गलत समय पर सिंचाई, वो पर्टिकुलर समय उस तरह के कीटों के विकास के अनुकूल था, आपने जल दे दिया, कीटों का विकास विनाश अधिक हो गया। तो ये जो सारे छोटे छोटे तरीके हैं, है ना, कृषि के जो कार्य है, अगर इनमें भी हम नियंत्रण करें तो हम क्या देखते हैं कि कीटों को हम कम कर सकते हैं। इसके अलावा यांत्रिक और भौतिक नियंत्रण क्या है? यांत्रिक और भौतिक नियंत्रण में क्या आएगा?
कीटों का ज्यादा विकास अगर भूमि के आसपास हो रहा है तो वहां पर हम मल्चिंग कर दे। आपने नेट भी देखा होगा, नेट के माध्यम से भी कीटों को पकड़ा जाता है। तो ये सारे तरीके अगर हम यूज करें तो वो क्या है, यांत्रिक और भौतिक। और अंत में क्या आता है, जब कोई तरीका काम नहीं कर पा रहा उतना इफेक्टली, तो आप रासायनिक नियंत्रण का उपयोग करेंगे। लेकिन ये अंत में होना चाहिए, आपको सारे तरीकों का संयोजन करना होगा, सिर्फ अकेले इस तरीके पर निर्भर नहीं रह सकते। तो मोटा मोटा ये तरीका कहता है कि जितने भी कीट नियंत्रण के तरीके हैं सबको हम साथ लेकर चलेंगे ताकि रसायनों पर हमारी निर्भरता कंपैरेटिवली कम हो जाए। अब इसमें कुछ संधारणीय, सिंपल है ये क्रोनोलॉजी, संधारणीय विकास, संधारणीय कृषि, एकीकृत फसल प्रबंधन और उसके लिए जरूरी है एकीकृत कीट प्रबंधन। अब इसमें देखो क्या क्या कर सकते हैं, फसल प्रतिरूप, फसल रोटेशन, इन सब के माध्यम से भी, अच्छा जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैव कीटनाशक क्या होते हैं, कोई बताएगा? किसी के यहाँ कोई जैव कीटनाशक यूज होता है? बेकिंग सोडे का यूज किया जाता है, कई बार छिड़काव किया जाता है जिससे कीटों को नियंत्रण में लाया जा सके। एक कैनोला ऑयल होता है, उसका भी इस्तेमाल, ये सारे प्राकृतिक नेचुरल तरीके हैं तो इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और फेरोमोन क्या है, ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल सब्सटेंस है, बट नेचुरली ये क्या होता है, आप देखोगे कि जो फीमेल इंसेक्ट्स होती हैं वो मेल इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक जो है सब्सटेंस रिलीज करती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, फेरोमोन। अब उसी का कॉपी करते हुए आर्टिफिशियली हमने फेरोमोन बना लिया है ना। और आप देखोगे ना, एक ऐसे जाली टाइप एक संरचना होती है, उसमें वो सब्सटेंस डाल दी जाती है। अब जो नर कीट हैं उनको लगता है कि यहाँ पर मादा कीट है, तो वो उस जाल में आकर बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। तो ये जो पूरा तरीका है इसे हम क्या कहते हैं, फेरोमोन। आप देखोगे ये सारे तरीके यूज होते हैं, तो कितने नेचुरल तरीके हैं जिससे हम ज्यादा फर्टिलाइजर सबका यूज नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी कीटों को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। जुताई के माध्यम से, फसल कवर प्रबंधन, क्योंकि सारी चीजें सही टाइम पर अगर की जाए तो उनसे कीट विकास को हम बाधित कर सकते हैं। बाकी तो शिक्षा, प्रशिक्षण, कृषकों को पता हो पहले कि क्या करना है तभी वो करेंगे। एकीकृत कृषि, ये तो शायद यूपीएससी ने पूछा भी है मेंस में। इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? हाँ, कृषि के जो विभिन्न रूप हैं जैसे कि मत्स्य पालन हो गया, पशु पालन हो गया, पोल्ट्री पालन हो गया, बाकी फसल कृषि हो गई, सबको इस ढंग से इंटीग्रेट करना कि एक का वेस्ट दूसरे के लिए रिसोर्स बने, इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। जैसे इसका बहुत सिंपल और बहुत बेसिक एग्जांपल है कि जो पशु अपशिष्ट है वो फसलों के लिए क्या बनता है, पोषक तत्वों का काम करता है। और फसलों की जो बेसिकली अपशिष्ट बच जाता है, जैसे बहुत सारी फसलें ऊपर से काट ली, नीचे जो बचा वो पशुओं के लिए चारे का काम करता है। तो देख रहे हो, एक का वेस्ट दूसरे का रिसोर्स है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। अब उसी को लेकर सारी चीजें दी गई हैं जो सिंपल हैं, क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है बॉक्स में? अब सरकारी पहले क्या है, सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन। अब इसके बारे में दिया गया सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, ये अभी मैंने दिखाया था किसके तहत है, प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो इसको एक बार पढ़ लेना आप। मिशन हस्तक्षेप, अब इसमें जो जो इनिशिएटिव लिए गए, एक टर्म और है स्मार्ट एग्रीकल्चर। स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। अब एफएओ की डेफिनेशन है तो सबसे स्टैंडर्ड यही है कि जलवायु स्मार्ट कृषि को ऐसी कृषि के रूप में परिभाषित किया गया है जो उत्पादकता को संधारणीय रूप से बढ़ाती हो, अनुकूलन को बढ़ाती हो और जहां तक संभव हो ग्रीन हाउस गैसेस को कम करती हो या हटाती हो। तो इस तरह के एग्रीकल्चर को हम क्या कहेंगे, स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो स्मार्ट एग्रीकल्चर का भी आउटकम फाइनली क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बस स्मार्ट एग्रीकल्चर में हम स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कोई बताना चाहेगा, क्लाइमेट रेजिलिएंट और नहीं, रेजिलियंस का अर्थ क्या होता है, सुनम्य। हाँ, तो इसका अर्थ क्या होता है,
मतलब बेसिकली उसके लिए तैयार रहना क्या है, रेजिलियंस है। और आपने दूसरा क्या बोला, स्मार्ट। तो स्मार्ट तो उसमें यही है कि हम फर्दर जाकर कोशिश करेंगे, जो चल रहा है उसके लिए तैयार नहीं, बल्कि हम स्पेसिफिकली कोशिश करेंगे कि हम एमिशन इत्यादि को कम कर पाएं और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन कर पाएं। अच्छा, जैसे कि अगर हम कुछ इस तरह की चीजों को अपना रहे हैं जिससे कि हम स्मार्ट वे से प्रोडक्शन कर पाए, तो वो स्मार्ट एग्रीकल्चर में हो गया। जो है उसी के तहत खुद को अगर हम जो है रेजिलिएंट रखना चाहें, जैसे कि मैंने बताया था, अगर हम सूखा प्रतिरोधी बीज या लवण प्रतिरोधी बीज, तो जो है उसी के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर रहे हैं। बट जितना मैं जानती हूँ कि दोनों बिल्कुल अलग नहीं है, बल्कि दोनों में एक ओवरलैपिंग एरिया देखने को मिलता है, क्योंकि रेजिलियंस वाले कुछ स्टेप्स ऐसे भी हो सकते हैं जो स्मार्ट एग्रीकल्चर का भी हिस्सा बनते हो। ठीक है, तो ऐसा कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है इनकी, बट हाँ रेजिलियंस जो कि वर्ड दिखाता है कि जो है उसके प्रति हम कैसे अनुकूलित कर रहे हैं, और दूसरा स्मार्ट में तो सिंपल हम स्मार्ट टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, अब इसमें बहुत डिटेल में चीजें बताई गई है कि ऐसी प्रथाएं जो उत्पादन, अनुकूलन और शमन को बेहतर बना रही हो। देख रहे हो स्मार्ट में जिनका भी ये क्वेश्चन था, उसमें अनुकूलन या मोटा मोटा मैं रेजिलियंस कहूं वो भी ऑलरेडी इंक्लूड है, कि हम सारी चीजों को ध्यान में रखकर फिर जो है एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल प्रॉफिट मेकिंग बनाना चाह रहे हैं। नहीं, चरण नहीं, स्मार्ट एग्रीकल्चर एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है जिसमें मोटा मोटा क्या है कि हमें क्या करना है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी मेंटेन रखना है और एग्रीकल्चर से जो एनवायरमेंटल लॉसेस हैं उनको भी कम करना है ना। तो उसमें जितने सारे तरीके हैं वो सब उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। एक तरह से स्मार्ट एग्रीकल्चर का हमारा पर्पज क्या है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव करना, है ना। तो उसी के तो सारे तरीके हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल बनाएं एग्रीकल्चर को, उसी में अनुकूलन और कुछ नया हम कर रहे हैं वो सब इंक्लूड हो जाता है। सोइल हेल्थ कार्ड किसमें मर्ज हो गई है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का हिस्सा बन गए ना सोइल हेल्थ कार्ड, देख लेना इसे। सोइल हेल्थ कार्ड का उद्देश्य क्या थे कि 2 वर्ष में किसानों को उनकी मृदा का स्वास्थ्य कैसा है ये बताया जा सके। मुख्यतः 12 जो पोषक तत्व थे उनके आधार पर सोइल हेल्थ कार्ड दिया जाता था। अभी जितना मुझे मालूम है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सोइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी एक उप जो हिस्सा है उसके तहत आ चुका है 2022-23 से, तो एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा और हमने क्या स्टेप उठाए थे, नाइट्रोजन का जो अत्यधिक इस्तेमाल हो रहा है उससे बचने के लिए नीम कोटेड यूरिया हमने शुरू किया था। इसके अलावा एग्रीकल्चर में सोलर पंप्स को बढ़ावा दे पाए इसके लिए हमने 2 लाख सौर जल पंप स्थापित किए और आगे और भी करने का हमारा टारगेट है। ठीक है, और उत्सर्जन तीव्रता वाला तो यहाँ पर पॉइंट दिया ही हुआ है। तो एक बार जो स्कीम वाला पार्ट है इनमें कुछ डिटेल नहीं है, ये वाली स्कीम्स पुरानी है, तो मोटा मोटा बेसिक उद्देश्य क्या है, क्यों शुरू की गई, किसने शुरू की, ये सारी चीजें आप इनको लेकर देख लोगे। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में आपने क्या सीखा कि बेसिक जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है ना, जिसमें मल्चिंग हो गया, जीरो बजटिंग नेचुरल फार्मिंग हो गया, है ना, और क्या क्या था, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गया, जीरो टिलेज फार्मिंग हो गया, इंटीग्रेटेड फार्मिंग हो गया, पारिस्थितिक कृषि हो गया, पर्माकल्चर हो गया, वर्टिकल फार्मिंग और उसके जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स थे, कौन कौन से मेथड्स थे, हाइड्रो, एक्वो, एरो, ठीक है, हाँ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी था वो यही था। अब इसमें भी एक चीज, जैसा कि उनका प्रश्न था लास्ट में, सारी चीजें एक दूसरे से अलग नहीं है। जब हम परमानेंट एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, स्मार्ट एग्रीकल्चर को हम क्यों बनाना चाह रहे हैं। तो स्मार्ट बनाने का टारगेट क्या है कि हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को अचीव कर पाए। तो जिनमें डिफरेंस है ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रश्न बिल्कुल फैक्चुअल होते हैं कि अच्छा इसमें क्या बिल्कुल इनका इस्तेमाल नहीं होगा, किया जा सकता है, नहीं। तो ये जैसे हमने पेस्ट मैनेजमेंट पढ़ा तो उसमें क्या है, रसायन का यूज कर सकते हैं बट लास्ट ऑप्शन के तौर पर, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग इनमें ये विकल्प नहीं था, क्योंकि उसकी तो डेफिनेशन में ये था कि ये सारी चीजें नहीं होगी तभी वो
ऑर्गेनिक फार्मिंग है। अच्छा, एक चीज जो चलते समय मुझे याद आई कि मान लीजिए इस वर्ष मैं अपने खेत में बहुत सारे फर्टिलाइजर सब यूज कर रही हूँ, तो क्या नेक्स्ट ईयर से मैं चाहूं तो जैविक चीजों का ही यूज करूं, तो क्या मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं उनको ऑर्गेनिक का स्टेटस मिल जाएगा? नहीं, बल्कि ट्रांजिशन पीरियड होता है। एवरेज उसकी अवधि है 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष पहले आपने सब चीजों का यूज करना बंद कर दिया है, तब कहीं जाकर आपके प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिक, बाकी उसमें भी अलग अलग चीजों के लिए थोड़ी अलग कैटेगरी है, बट एवरेज यही है। ठीक है, तो ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है की टर्म्स। तो एक बार फिर से घर जाकर एक एक लाइन की टर्म्स की अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से पीटी का प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ठीक है, तो एंड करें आज की क्लास को। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से।